अम्मी, मैं जा रहा हूँ। दोस्तों ने रिजल्ट आने की खुशी में एक पार्टी अरेंज की है। रात तक आ जाऊंगा। सीढ़ियों से उतरते हुए जाविया ने अपनी माँ से कहा। स्याह जीन्स के साथ सफेद शर्ट जिसके बाजू सलीके से ऊपर की तरफ फोल्ड किए हुए थे। हाथ में घड़ी और एक चौड़ी सिल्वर रिंग जिस पर जेड लिखा हुआ था। पहने हाथों में लेदर की जैकेट लिए वो नीली आंखों वाला शहजादा लग रहा था। सुल्तान मेंशन के बाहर आया जहाँ मुस्तफा उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों गाड़ी में बैठे रवाना हो गए। खोलो, खोलो, कौन लेकर आया है मुझे? खोलो मुझे। होश में आते ही खुद को कुर्सी और रस्सियों के साथ बंधे देखकर वह चीखे जा रही थी। ए लड़की, एक आवाज नहीं आए, वरना जबान निकाल दूंगा। दरवाजा खोलते हुए 3 लड़के अंदर आए थे। किसने कहा था इसे लेकर आने को? काशिफ ने गुस्से से अपने साथ खड़े हारिस और आदिल से कहा। तूने ही तो कहा था कि पार्टी करेंगे, लड़की लाना। मैंने कहा था किसी लड़की को लेकर आना, यह नहीं कहा था कि जबरदस्ती अगवा करके लाना। अब उनके आने से पहले इसको यहाँ से निकालो। अगर उन दोनों ने देख लिया तो आगे तुम लोग बेहतर जानते हो कि हमारे साथ क्या होगा, काशिफ ने परेशानी से कहा। आ गए वह दोनों। हारिस ने खिड़की से नीचे सड़क पर रुकती गाड़ी को देखते हुए कहा। वह तीनों जविश के मुंह पर कपड़ा बांधकर दरवाजे से बाहर निकल गए। क्या हुआ? तुम तीनों के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? नहीं, बस वह ऐसे ही। यह फ्लैट किसका है? मुस्तफा ने फ्लैट को देखते हुए पूछा। बाबा का ही है, काशिफ ने परेशानी छिपाते हुए जवाब दिया। ज़ावियार यहाँ क्यों जा रहा है? ज़ावियार को कमरे की तरफ जाते देख हारिस ने उसका रास्ता रोका। क्या हो गया यार? मैं तो बस फ्लैट देख रहा था। ज़ावियार को जैसे उसका रोकना समझ ना आया। इस रूम में सारा सामान रखा हुआ है, काफी गंदगी है। काशिफ ने जैसे बात को संभालना चाहा। अभी वो अभी वह पलटे कि कमरे से कुर्सी हिलने की आवाज आई। अंदर कौन है? ज़ावियार ने संजीदगी सजाए पूछा। वह यार। काशिफ के अल्फाज मुंह में थे कि ज़ावियार दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुआ। पता नहीं कहाँ चली गई होगी, किस हाल में होगी मेरी बेटी। हाशा बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। अम्मी, बाबा जैन और सायम गए हुए हैं ढूंढने, मिल जाएगी। हूर ने अपनी माँ को संभालते हुए हौसला दिया। दरवाजा बजने पर हाजरा बेगम भागते हुए दरवाजे की तरफ गईं। कहाँ है मेरी जोई? मिल गई क्या? हाजरा बेगम ने दरवाजे से बाहर देखते हुए पूछा। अहमद साहब थके हारे चेहरा झुकाए घर में दाखिल हुए। बाबा, जोई कहाँ चली गई? मायनूर अपने बाप के गले लगकर रोने लगी। वह तीनों जविश की यूनिवर्सिटी से घर आने के रास्ते पर ढूंढ चुके थे। पिछले 2 घंटे से वह हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे, लेकिन उन्हें जविश कहीं न मिली और अब वह थके हारे घर आ चुके थे। जावियार कमरे में दाखिल हुआ। सामने हिजाब में लिपटी उन आंखों को देखकर उसके जिस्म का सारा खून चेहरे पर आ पहुंचा। कौन लाया इसे यहाँ? काशिफ के सर पर पिस्टल रखे वह गुस्से से चिल्लाया। जावियार, छोड़ इसे, जान से मारेगा क्या? मुस्तफ़ा ने जावियार की गिरफ्त से काशिफ को छुड़वाते हुए पीछे किया। मुस्तफ़ा, इन्हें बोल अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से दफा हो जाएं, वरना मैं इनकी जान लेने में देर नहीं करूंगा। कहते हुए जावियार के चेहरे की रगें तनी हुई थी। एक पल को तो वह तीनों डर गए थे। मुझे हरगिज ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो लड़की की इज्जत न कर सके, उसे अपनी ऐशो इशरत का सामान समझे। तुम तीनों अभी यहाँ से निकलो और फ्लैट की चाबी बाद में तुझ तक पहुंच जाएगी। मुस्तफ़ा ने कहते हुए तीनों को फ्लैट से भेज दिया और दोबारा उस कमरे की तरफ आया। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मुंह से कपड़ा खोलने के बाद अब जावियार उसके हाथ पांव की पट्टियां खोल रहा था। पानी। येलो, आराम से पियो गुड़िया। मुस्तफ़ा ने गिलास थमाते हुए आराम से कहा। मुझे घर जाना है, मेरे घर वाले परेशान होंगे। आंखों में आंसू लिए वह बोली। जावियार ने एक नज़र उन आंसू से भरी आंखों को देखा और एक बार दिल किया कि जाकर उन तीनों को जान से मार दे। हम तुम्हें घर लेकर जाएंगे गुड़िया, तुम डरो नहीं। मुस्तफ़ा ने आराम से उसके डर को ख़त्म करना चाहा। अभी वह घर से निकलते कि उन्हें पुलिस की बहुत सी गाड़ियों के सायरन सुनाई दी। जावियार, बाहर तो बहुत सी पुलिस की गाड़ियां हैं। तू यहाँ रुक, मैं बाहर देख कर आता हूँ क्या सीन है। यार, प्रॉब्लम हो गई। वह जल्दी से फ्लैट लॉक करता हुआ रूम में दाखिल हुआ। क्या हुआ है? जावियार ने परेशानी से उसको देखा। यार, पीछे एक गली में पूरा रेड लाइट एरिया है और पुलिस की रेड पड़ गई है। पूरे इलाके को सील कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? घर कैसे जाएंगे? और अगर पुलिस ने हमें ऐसे देख लिया तो क्या करेगी हमारे साथ? जविश को बहुत से खदशे और डर लाहक हुए। हम कुछ करते हैं, तुम्हें यहाँ से सेफ घर लेकर जाएंगे। जाविया ने उसे तसल्ली दी। मुझे घर में बाबा से बात करनी है, वह मुझे ढूंढ रहे होंगे। नहीं, तुम ऐसे कॉल नहीं कर सकती, इस तरह मसला बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा, मुझे बाबा से बात करनी है, वह मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। जविश जिद करने लगी। लड़की, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? पुलिस की रेड पड़ी हुई है, इलाके से बाहर कोई आ जा नहीं सकता। कहा है ना एक बार कि तुम्हें सेफ घर पहुंचा देंगे। अब की बार जाविया ने गुस्से से कहा। जविश डर कर सहमे बैठ गई। मुझे डैड को कॉल करके बताना होगा, फिर वह इसके घर जाकर इसकी फैमिली को आराम से समझाएंगे। अगर हमने डायरेक्ट इसके घर कॉल की तो वह जज्बाती होकर यहाँ आ जाएंगे।
اور سچویشن بگڑ سکتی ہے۔ زاویہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور مہتاب صاحب کو فون کر کے ساری سچویشن بتا دی اور زوش کی مدد سے اس کے گھر کا ایڈریس بھی بتا دیا۔ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی منگیتر کو ان دو غیر مردوں کے بھروسے چھوڑ دوں؟ سائم نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ دیکھیے، معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ جیسے ہی پولیس کی ریڈ ختم ہوگی، میں خود آپ کی بیٹی کو لے کر آؤں گا۔ مہتاب صاحب اپنی بیگم کے ساتھ اس وقت احمد صاحب کے گھر میں بیٹھے تھے۔ جذباتی ہو کر فیصلہ لینے سے اچھا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ اگر ابھی وہاں گئے تو پولیس نہ جانے کیسے کیسے سوال کرے اور نہ جانے اس معاملے کو کس طرح ٹی وی پر پیش کرے۔ مہتاب صاحب نے تسلی سے احمد صاحب کو بات سمجھائی۔ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت گھر لے کر آئے گا۔ اگر اس کے دل میں چور ہوتا تو وہ ہمیں یہاں نہ بھیجتا۔ اب یہ بار ریحانہ بیگم نے بات کی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہماری بیٹی کو کچھ بھی ہوا، ہم بنا سوچے پولیس کمپلین کر دیں گے۔ احمد صاحب نے سنجیدگی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ لیکن چاچو، اب ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ان دو مردوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ سائم نے غصے اور حیرت سے پوچھا۔ تو اور کیا کریں؟ چلے جائیں وہاں اور پولیس کی نظروں میں آ کر خراب کر دیں اپنی بیٹی کی عزت؟ احمد صاحب نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ لیکن چاچو، صحیح کہہ رہا ہے احمد، ہمیں کل صبح تک صبر کر لینا چاہیے۔ وہ زوی کو لے کر واپس آ جائیں گے۔ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو اپنے گھر والوں کو یہاں نہ بھیجتے۔ پھوپھو نے سائم کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ اپنی بیٹی سے بات کر لیں، آپ کو اور اسے دونوں کو تسلی ہو جائے گی۔ مہتاب صاحب نے کہتے ہوئے موبائل پر کال ملائی اور فون اسپیکر پر رکھ دیا۔ ہیلو ڈیڈ، کیا کہا انہوں نے؟ پہلی رنگ پر کال اٹھاتے ہی زاویہ نے بے چینی سے پوچھا۔ زاویہ، فون زوش کو دو، اس کے والد نے بات کرنی ہے اس سے۔ یہ لو، تمہارے بابا کی کال ہے۔ زاویہ نے فون زوش کو دیتے ہوئے کہا۔ ہیلو بابا، کیسے ہیں آپ بابا؟ مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ فون کان سے لگائے وہ روتے ہوئے بولی۔ زوئی میرا بچہ، بابا ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اور تم تو میری بہادر بیٹی ہو نا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہیں کچھ کہیں گے اور جیسے ہی پولیس کی ریڈ ختم ہوگی وہ تمہیں یہاں لے آئیں گے۔ احمد صاحب نے نہایت محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ زوئی میری جان، بس آج کی رات گزار لے، کل صبح تو یہاں ہوگی، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات کو سمجھ، انہوں نے تجھے اب تک کچھ نہیں کہا، آگے بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور دیکھ تیری ماں باپ ہی یہی ہیں، ہم ہیں نا ان کے پاس۔ تو آج رات بہادر بن کر اپنا خیال رکھ اور ایسے روتے نہیں، تیرے اس طرح سبھانے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ پھوپھو نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ اچھا، میں نہیں روتی، لیکن آپ امی اور بابا دونوں کا خیال رکھنا، میں صبح آپ کے پاس ہوں گی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے جواب دیا اور فون کاٹ دیا۔ بھائی صاحب، آپ ڈرے نہیں، آپ کی بیٹی اس گھر کے اندر سیف ہے، اور آپ ہی میرے بیٹے کا نمبر لے لیں۔ آپ اپنی تسلی کے لیے اسے کال کر کے بات کرتے رہیے گا۔ نمبر دینے کے بعد مہتاب سلطان اور ریحانہ بیگم وہاں سے چلے گئے۔ ہو گئی بات تمہاری؟ اب تھوڑی تسلی ہوئی؟ زاویہ نے زوش سے موبائل لیتے ہوئے پوچھا۔ لہجہ قدرے نارمل اور دھیما تھا۔ گڑیا، ہم باہر ہیں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا، ٹھیک ہے؟ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تو ٹینشن میں کیوں ہے اب؟ ایک طرح سے دیکھا جائے تو تجھے خوش ہونا چاہیے، جسے دیکھنے کی تمنا تھی تجھے وہ مل گئی۔ یار، میں نے ایسے اس کی خواہش تو کبھی نہ کی تھی جس میں وہ مجھ سے ڈر جائے، زاویہ نے بے بسی سے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اب جو ہو گیا اسے تو ہم بدل نہیں سکتے، اور ابھی تو وہ کافی نارمل ہے۔ ویسے تو نے نقاب میں بھی اسے پہچان لیا؟ مصطفیٰ نے شرارت سے پوچھا۔ ایک جھلک دیکھ کر جس کی چاہت ہو جائے، اسے پردے میں بھی پہچان لیا جاتا ہے۔ آگے کا کیا سوچا ہے؟ مصطفیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو یہ کہ صحیح سلامت گھر پہنچاؤں اسے، اس کے بعد مناسب وقت دے کر بات کروں گا۔ کھانا؟ زاویہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کھانے کی پلیٹ سامنے کی۔ میں نے نہیں کھانا۔ کیوں؟ وہ مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں۔ زوش نے گھبراتے ہوئے اٹک اٹک کر سر جھکائے جواب دیا۔ زاویہ کھانا وہیں رکھے کمرے سے نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد اپنی پلیٹ لیے کمرے میں داخل ہوا اور وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب تو کھا سکتی ہو نا؟ زاویہ نے مسکراتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زوش مسکراتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ زاویہ کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اتنے حجابوں پر تو یہ عالم ہے حسن کا، کیا حال ہو جو دیکھ لیں پردہ اٹھا کے ہم۔ مجھے بابا سے بات کرنی ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے زاویہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ زاویہ موبائل زوش کو دیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی فیملی سے بات کرنے کے بعد اب کافی مطمئن تھی اور اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ باہر آئی، وہ دونوں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ وہ وہیں ان کو دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا گڑیا، کچھ چاہیے؟ مصطفیٰ کے پوچھنے کے بعد زوش نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر میں لوڈو کھیل سکتی ہوں کیا؟ ہاں، کیوں نہیں، آ جاؤ۔ مصطفیٰ کے مسکرا کر کہنے کے بعد وہ خوشی سے آ بیٹھی۔
आप चीटिंग कर रहे हैं। आपका 4-2 आया है, आप 6-2 क्यों लगा रही हैं? वो अचानक से बोली। यार मैंने चीटिंग नहीं की, ज़ाविया ने साफ इनकार कर दिया। आपने की है, मैंने खुद देखा है। अच्छा यार चलो तुम्हारी सुन लेते हैं, 4-2 लगा देते हैं। ज़ाविया एहसान करने वाले अंदाज में बोला। अच्छा, मैंने चाय पीनी है। मुस्तफ़ा ने गेम खेलते हुए ज़ावियार को देखते हुए कहा। तो जाके बना ले, मुझे भी पीनी है। नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं चाय नहीं बनाऊंगा। अपनी तरफ मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा को देखे ज़ाविया ने पहले ही इनकार कर दिया। यार यार प्लीज़ ज़ाविया, पूरी दुनिया में एक चाय चाय ही तो है जो तुझे अब अच्छे से बनाने आती है। मुस्तफ़ा ने मिन्नत करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं बना कर लाता हूँ, ऐसे रोया नहीं कर। ज़ावियार हार मानते हुए किचन की तरफ चला गया। यह लो गर्मा गर्म चाय। थोड़ी देर बाद वह चाय लिए हाजिर हुआ। शुक्रिया। तेरे हाथ की चाय कभी कभी नसीब होती है। चाय तो वाकई आप अच्छी बना लेते हैं। सिप लेने के बाद जविश ने दिल से तारीफ की। शुक्रिया कहते हुए वह हंसा, जिससे उसके चेहरे के गड्ढे नुमाया हुए। अच्छा यार मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, बहुत नींद आई है। मुस्तफ़ा कहते हुए कमरे की तरफ रवाना हो गया। तुम भी सो जाओ जाके। नहीं, हम दोनों लूडो लूडो खेलते हैं। जावियार के कहने पर वो खुश हुई। जावियार ने उसे देखा, कितनी मासूम है वह। वह पूरी रात जवेश के साथ बातें करते हुए उसे हंसाता रहा। वजह सिर्फ उसके दिल से खौफ और टेंशन निकालनी थी, जिसमें वह कामयाब भी हो गया। और पूरी रात ऐसे ही बातों में, गेम खेलने और हंसने में गुजर गई। अहमद साहब कब से बेचैन बैठे हुए थे। बाबा जोई आ रही है थोड़ी देर में, उसने कहा तो है। हाँ लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है, अहमद साहब ने परेशानी से कहा। आ जाएगी, आप घबराएं नहीं, महनूर ने तसल्ली देते हुए कहा। और अहमद साहब सर इस बात में हिलाते हुए खामोश हो गए। हम यहाँ क्यों आए हैं और ये किसका घर है? गाड़ी को सुल्तान मिंशर के बाहर रुकता देख सविश ने घबराते हुए पूछा। रिलैक्स, यह मेरा घर है, हम यहाँ बस मामा बाबा के लिए आए हैं। वह भी चलेंगे हमारे साथ तुम्हारे घर, अकेले जाना मुनासिब नहीं लग रहा। जावियार ने अपनी बात पूरी की और जविश बात को समझते हुए सर को खम कर गई। बाबा, जविश भागकर अपने बाप की गले लगी थी। बेटा तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? हाजरा बेगम ने परेशानी से पूछा। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, जविश ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। हाँ, उसे क्या होना है? दिखने में तो कहीं से नहीं लग रहा कि अगवा हुई थी। पूरे मामले में पहली बार ताई अम्मी बोली थी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? अहमद साहब को उनकी बात पसंद ना आई। सच ही कहा है मैंने। आपकी बेटी पूरी रात बाहर गुजार के आई है। बात में छिपे तंज को सब समझ चुके थे। आप क्या कहना चाहती हैं हाँ? हाजरा बेगम गुस्से से गोया हुई। गुस्सा करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी हाजरा, तुम्हारी बेटी रात बाहर गुजार कर आई है, ताई अम्मी ने ऊंची आवाज में कहते हुए बात को काटा। आप भी जानती हैं कि इन सब में मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, अहमद साहब ने गुस्से से कहा। कसूर जिसका भी हो अहमद, सच नहीं बदल सकता, और सच तो यही है कि तुम्हारी बेटी रात बाहर गुजार के आई है। और कैसे मान लूं और कैसे मान लूं कि इसे अगवा किया गया था? हो सकता है इसने खुद ही किसी को पीछे लगाया हो और अब ये ड्रामा कर रही है। अल्फाज थे कि खंजर। जविश को अपना दिल फटता हुआ दिखाई दिया। आप मेरे किरदार पर शक कर रही हैं? जविश ने आंसू साफ करते हुए पूछा। किरदार की बात न करो, यूनिवर्सिटी के बाहर से अचानक गायब हुई थी तुम, और आंटी प्लीज, उसकी कोई गलती नहीं है और उसका किरदार बिल्कुल पाक और शफाफ है, जैसे अगवा होने से पहले था। जावियार बिना किसी का लिहाज किए बात काटते हुए बोला। ए लड़के, तुम चुप करो। तुम सब इसके आंसुओं से पिघल सकते हो, मैं नहीं, खूब वाकिफ हूँ मैं। इस जैसी लड़की की शादी हरगिज अपने बेटे से नहीं करूंगी। इस बात इस बात पर जहाँ सबको झटका लगा, वहीं ज़ावियर को यह मालूम हुआ कि जिस लड़की को वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, वह पहले से ही किसी और की मंगेतर है। यह आप क्या कह रही हैं? यह तो भाई साहब की ख्वाहिश थी कि ज़विश उनकी सायम की बीवी बने। और ये बात हम सब जानते हैं कि ज़विश और सायम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो आप मेरी बेटी को इस गलती की सज़ा कैसे दे सकती हैं जो गलती उसने की ही नहीं? अपनी बेटी की गैर होती हालत को देखते हुए अहमद साहब बेबसी से बोले। मेरे मरहूम शौहर की ख्वाहिश थी, लेकिन अब मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे बेटे को ऐसी लड़की मिले जो रात बाहर गुजार कर आई हो। और मुझे उम्मीद है सायम भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा, दो टोक लहजे में कहती वह सायम की तरफ देखने लगी। जविश बेयकीनी से खड़े सायम को देखने लगी और कुछ उसके झुके सर को। सायम, तुम तुम जानते हो ना तुम्हारी जोई ऐसी नहीं है, मेरा मेरा किरदार ऐसा नहीं है। तुम तो मुझे बचपन से जानते हो ना। कुछ बोलो। कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम? बोलो ना, बताओ ना इनको कि तुम्हारी जोई कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। वह सायम का हाथ पकड़े रोते हुए अपने हक में गवाही मांग रही थी। जोई। सायम अपना हाथ छुड़वाते हुए पीछे को हुआ, जबकि जविश भी यकीनी से उन आंखों को देख रही थी जहां कभी उसके लिए मोहब्बत होती थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना? तुम तो मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे, शादी होने वाली थी हमारी। कहाँ गया तुम्हारा भरोसा और मोहब्बत? बस इतना ही था क्या? वह सायम का कॉलर पकड़े रोते हुए अपने सवालों के जवाब मांगने लगी। छोड़ो उसको। और
उसी से जाकर शादी करो जिसके साथ रात बाहर गुजार कर आई हो। ताई अम्मी ने अपने बेटे का कॉलर छुड़वाया। बाबा, बाबा उसे बोले ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बताए ना उसे कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। आप तो मुझे सब लाकर देते हैं ना, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। इसे बताएं ना कि मेरा किरदार साफ है। वह बच्चों की तरह रोते हुए बोली जा रही थी। फातिमा, फातिमा तुम बताओ इसे कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम थी ना वहाँ जब मैं अगवा हुई थी, बोलो ना, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। बताओ इसे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। फातिमा रोते हुए उसको गले लगा गई। उसे समझ ना आया कि वह जविश को किस तरह तसल्ली दे। भाई साहब रात बाहर गुजार कर आई है, सायम तो क्या कोई भी इसे शादी नहीं करेगा। ताई अम्मी ने दोबारा नागवारी से कहा। क्यों नहीं करेगा कोई मेरी जोई से शादी? क्या गलत किया इसने? फूफो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। पूछो इससे क्या यह करेगा इससे शादी जो इसको उठा के लेकर गया था? क्या यह इसको कबूल करेगा जिसके साथ यह रात बाहर गुजार कर आई है? जावियार की तरफ इशारा करते हुए एक नागवार नजर पर जविश पर डाले हुए सायम को लिए वहां से चली गई। अहमद साहब अपनी बेटी की हालत देखते हुए बेबसी से पीछे पड़े सोफे पर बैठ गए। मैं करूंगा जविश से निकाह। जावियार ने रोती हुई जविश को देखते हुए बोला। मेहताब सुल्तान और रिहाना बेगम ने एक नज़र अपने बेटे के चेहरे को देखा जहां बिल्कुल संजीदगी थी। तुम तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। न तुम्हारे दोस्त मुझे अगवा करते और न यह सब होता। वह नफरत भरी ऊंची आवाज में चिल्लाई। क्या तुम शादी करोगे मेरी बेटी से? अहमद साहब ने न जाने क्या सोचते हुए जावियार से यह सवाल किया। जावियार बिना कुछ बोले जविश को देखे सर इस्बात में हिला गया। जविश ने एक नज़र अपने बाप की आंखों को देखा जो उसे बहुत उम्मीद और मान से देखे अपने आंसुओं को रोके खड़े थे। वह बिना कुछ बोले सर झुकाए जमीन पर घुटनों के बल किसी हारे हुए मुसाफिर की तरह गिरी जिसका सब कुछ उसके सामने लुटा हुआ था। कल जोहर की अजान के बाद निकाह होगा और रुखसती हम पूरे रस्म रिवाज के साथ 10 दिन बाद करेंगे। मेहताब साहब नॉर्मल लहजे में गोया हुए। भाई साहब हमारे घर की पहली शादी है और हम चाहते हैं कि शादी में सारी रस्में अदा हों और आपकी बेटी को हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे। किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी आपकी बेटी को। रिहाना बेगम ने उन्हें मुतमईन करना चाहा। सफेद शलवार कमीज के ऊपर शॉल पहने वह बाजू सलीके से फोल्ड किए बालों को सजाए स्टेज पर फूलों से सजी लड़ियों के इस पार सोफे पर बैठा था। नीली आंखों में इंतजार वाज़ेह था। थोड़ा सब्र कर ले दूल्हे मियाँ, आती होंगी तेरी शरीके हयात। मुस्तफ़ा कंधे मारते हुए तंग करते हुए बोला। आउच! तुम देख कर नहीं चल सकते? माहिनूर अपना सर मसलती हुई गोया हुई। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें किसने आने दिया? बुराक भी उसके अंदाज में गोया हुआ। ओह हेलो, क्या मतलब है किसने आने दिया? दुल्हन की बहन हूँ मैं और तुम कौन हो? वह सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। खुशकिस्मती से मैं भी दूल्हे का भाई हूँ। बुराक हंसी दबाए कहते हुए माहिनूर की तरफ झुका। अपने काम से काम रखना, छिछोरा। वह गुस्से से कहती हुई वहां से चली गई। छिछोरा? वो उसके अंदाज में कहता मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ चल दिया। वह वाइट और गोल्डन शर्ट के साथ हमरंग गरारे के ऊपर काम किए हुए दुपट्टे का घूंघट लिए फूलों की सेज के इस पार सोफे पर बैठी हुई थी। जवेद शाह वल्द अहमद शाह आपका निकाह जाविया सुल्तान वल्द मेहताब सुल्तान के साथ 3 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जवेद शाह वल्द अहमद शाह आपका निकाह जाविया सुल्तान वल्द मेहताब सुल्तान के साथ 3 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जवाब न मिलने पर मौलवी साहब ने दोबारा अपने अल्फाज दोहराए। कबूल है। होश की दुनिया में आते बमुश्किल बोल पाई। कबूल है और आखिरी बार कहने पर आंसू रुखसार पर बहने लगे और ना चाहते हुए भी वह अनचाहे शख्स को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुकी थी। निकाहनामे पर अपने नाम के साथ एक अनचाहे नाम को देखकर साइन करते हुए जविश के हाथ कांपने लगे और फूलों की सेज के इस पार बैठा जावियार उसकी आंखों से यह मंजर छुपा न था। जावियार सुल्तान वल्द मेहताब सुल्तान आपका निकाह जविश शाह वल्द अहमद शाह के साथ 3 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया गया है। क्या आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत और खुशियाँ दूँगा कि तुम अपनी तमाम अज़ियतें भूल जाओगी। साइन करने के बाद वह फूलों की सेज हटाता उस पार गया और अपनी मलकूहा के चेहरे से दुपट्टा हटाया। निकाह मुबारक! कहते हुए उसके माथे पर बोसा देने लगा। ज़बिश बिना हरकत किए खामोशी से बैठी रही। जब पसंदीदा शख्स ही न मिले फिर कोई भी मिल जाए क्या फ़र्क पड़ता है? वह वॉशरूम में अपने हाथ रगड़े धो रही थी। आंसू थे कि संभल नहीं रहे थे। जविश क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गई? हूर उसे लेती हुई कमरे में आई। हूर मैं क्या करूं? जिस इंसान को मैंने शुरू से अपना समझा उसने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। उसने मुझ पर भरोसा तक नहीं किया और देखो आज मेरे हाथों पर एक अनचाहे शख्स का नाम है। हिचकियों से रोती वह अपने हाथ दिखाने लगी। सोई जो हमारे अपने होते हैं
وہ ہمیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑتے اور جو چھوڑ جائے وہ کبھی ہمارے اپنے نہیں ہوتے۔ برا وقت ایک نعمت ہوتا ہے، یہ ہمارے اپنوں کو چھپے غیروں کا چہرہ دکھاتا ہے۔ حور اسے گلے لگائے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حور میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ایسا؟ میری تو زندگی بدل گئی، ایسے تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ زوئی اللہ ہمیشہ اسے ہی آزماتا ہے جو اس آزمائش کے قابل ہو، اور پھر سرخرو ہونے پر انعام بھی دیتا ہے۔ اگر اللہ نے زاویار کو تمہاری زندگی میں شامل کیا ہے تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور بے شک اللہ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ اگر وہ بہتر لیتا ہے تو بہترین دیتا ہے۔ حور اسے پیار سے سمجھا رہی تھی اور کافی حد تک وہ نارمل ہو چکی تھی۔ آج نکاح کو ہوئے 5 دن گزر چکے تھے۔ وہ مرجھایا چہرہ لیے ہال میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ زوئی، وہ ریحانہ بیگم کی کال آئی تھی، تم تیار ہو جاؤ، پھر شادی کا لہنگا اور باقی جویلری لینے جانا ہے، تھوڑی دیر میں آتی ہوں گی۔ ہاجرہ بیگم نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں تیار ہونے گئی۔ ہاجرہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو شرارت کر کے پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، اب ہنستی بھی نہیں تھی۔ اس ایک رات نے اسے کتنا بدل دیا تھا۔ وہ بے بسی سے سوچتی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔